रहा है पोस्टर वार के जरिए। जी बहुत धन्यवाद अजय आपका। और मध्य प्रदेश में कैबिनेट की मंजूरी के 4 दिन बाद आधी रात को सरकार ने तबादला नीति जारी कर दी है। 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2025 के बीच जिन अधिकारियों कर्मचारियों का तबादला किया गया उनका ट्रांसफर मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। और 29 अप्रैल को मोहन कैबिनेट ने तबादला नीति को मंजूरी दी थी, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका आदेश जारी नहीं किया था, जिसे अब बीती रात सरकार ने तबादला नीति जारी कर दी है। और अब इससे राज्य जिला स्तर पर तबादले के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नीति जारी की गई है, जिसका पालन सभी विभागों को करना होगा। प्रदेश में 6,06,000 नियमित कर्मचारी हैं और नई तबादला नीति में 10% का तबादला होना तय माना जा रहा है। ऐसे में 30 मई तक 60,000 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों के तबादले हो सकते हैं। और वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, जीएडी के प्रावधानों का पालन करना होगा? बिल्कुल आशीष, देखिए बीते मंगलवार जब भोपाल में कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उसमें तबादला नीति को यानी कि ट्रांसफ़र पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। और उसके बाद ये तय हुआ था कि 1 मई से 30 मई तक ये जो पूरी पॉलिसी है प्रभावी रहेगी और इस दौरान कर्मचारियों के ट्रांसफ़र होंगे। और कर्मचारियों के ट्रांसफ़र के लिए अलग अलग जो दिशा निर्देश हैं, जो गाइडलाइंस है, वो भी इस पूरी कैबिनेट की बैठक के दौरान तय हो गई थी और बता दिए गए थे कि जिन विभागों में जो कर्मचारियों की संख्या है, नियमित कर्मचारियों की संख्या है, उस अनुपात के अनुसार ही जो ट्रांसफर्स हैं वो किए जाएंगे। करीब अगर आप मान के चलें तो कि 2000 के ऊपर अगर किसी विभाग में कर्मचारी हैं तो 10-15% कर्मचारी ऐसे हो सकते हैं जो इस ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंतर्गत जिनके ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अलग अलग कर्मचारी संगठन भी लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि ट्रांसफ़र पॉलिसी आनी चाहिए और बहुत फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए। जो कर्मचारियों की मांगे हैं उस हिसाब से ट्रांसफ़र पॉलिसी बननी चाहिए। तो एक फ्लेक्सिबल पॉलिसी जो है वो बनकर सामने आई है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा क्लॉज ये है कि ना सिर्फ जो एक ओवरऑल ट्रांसफर पॉलिसी बनाई गई है वही प्रभावी रहेगी, बल्कि अगर विभाग चाहें तो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपनी खुद की ट्रांसफर पॉलिसी भी बना सकते हैं। हालांकि उनको इस पूरे काम के लिए कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा सामान्य प्रशासन विभाग से, लेकिन फिर वो अपने अनुसार ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो बना सकते हैं। फिलहाल जो बात इस पूरी मामले में निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि करीब 6.5 लाख मध्य प्रदेश में नियमित कर्मचारी हैं। इनमें से 10% के ट्रांसफ़र हो सकते हैं, यानी कि 50-60 हज़ार कर्मचारी जो हैं वो एक जगह से अब दूसरी जगह पदस्थ होंगे इसी मई के महीने में और फिर एक नई व्यवस्था के तहत पूरे प्रदेश में काम हो सकेगा। वहीं विभागों के हाथ में और जो विभाग के उच्च अधिकारी हैं वो ऐसे अधिकारियों का भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिनके परफॉर्मेंस बीते समय में ठीक नहीं रही है, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर भी जो है वो ख़त्म हुआ है हाल ही में। तो जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुई है उनकी जगह अधिक प्रभावी लोगों को लाया जा सकता है, ताकि जो सरकार की मंशा है उसके अनुसार कामकाज हो सकें। बहरहाल मंत्रियों को भी सीएम की ओर से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ये सुनिश्चित करने का काम करें कि ये जो तय पीरियड है यानी कि 1 तारीख से 30 तारीख तक का, इस बीच ये तमाम प्रक्रिया पूरी हो जाए। जी, जाहिर है परफॉर्मेंस सुधारने का एक मौका मिलेगा और एक चेतावनी भी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए वासु। खबरें और आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें मुरैना से एक अहम खबर, जहां मुरैना में सिविल लाइन थाना पुलिस ने भ्रूण लिंग परीक्षण मामले में शामिल तीसरी महिला आशा कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने देर रात उसे गांव गडोरापुरा से गिरफ्तार किया और बता दें कि पंकज तिवारी और उसके ड्राइवर को सिविल लाइन थाना पुलिस ने बीते रोज गिरफ्तार किया था। और इसमें ग्वालियर की एक समाज सेविका मीना शर्मा ने मुरैना की महिला बाल विकास विभाग की महिला अधिकारियों के साथ मिलकर स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें फर्जी डॉक्टर पंकज तिवारी और उसकी कार के चालक को गिरफ्तार किया गया था। और हमारे सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। अमित, अब क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले में? क्या साक्ष्य सामने आए हैं अब तक हुई जांच में? बिल्कुल, देखिए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के बड़ा अपडेट यही है कि जो तीसरी कार्यकर्ता थी, आशा कार्यकर्ता सुनीता जाटव इसका नाम बताया जा रहा है और गडोरापुरा निवासी बताई जा रही है। ये महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं होती थी उनको डॉक्टर पंकज तिवारी तक पहुंचाती थी, उसके बाद अल्ट्रासाउंड को अंजाम दिया जाता था। उसी के बाद जो लिंग परीक्षण है वो उसको पता चल पाता था, जिस वजह से लोगों को पता चलता था कि कन्या भ्रूण है या फिर पुरुष है। यही वजह है कि इसको लेकर के अब सबसे बड़ा अपडेट यही है कि जो तीसरा आरोपी जो परसों फरार हुआ था सुनीता जाटव, उसको भी पुलिस ने देर रात को उसके घर से दबोच लिया है
और फिलहाल उससे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर कितनी महिलाओं का ये अल्ट्रासाउंड करा करके लिंग परीक्षण करा चुकी थी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के जो पंकज तिवारी हैं उनको भी रिमांड पर पुलिस ने ले लिया है, 3 दिन के रिमांड पर लिया है और पुलिस उनसे भी पूछताछ कर रही है। उसके बाद खुलासा हो पाएगा कि हम कितनी आशा कार्यकर्ता हैं और कहां तक इनके तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से तो बता ही बिल्कुल आप नजर बनाए पर... रखिएगा अमित, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर धार से, जहां बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया और ज्वेलरी शॉप के मालिक से मारपीट की गई और मारपीट कर बैग छीन लिया गया। 2 बैग छीनकर बदमाश फरार हो गए और अब तलाश में पुलिस जुटी हुई है। 2 बाइक पर 4 बदमाश सवार होकर आए और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया सिंघाना गांव में। आपको बता दें कि बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया और शॉप के मालिक से मारपीट कर बैग छीनकर फरार हो गए। हालांकि कितने का नुकसान हुआ, कितना लूट का ये मामला, क्या कुछ लूटा गया, ये अभी तक बात सामने नहीं आई है। और अब इस पूरे मामले में लोग इस बात को लेकर विरोध जता रहे हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और मारपीट में घायल व्यापारी का इलाज चल रहा है। और अगली खबर भिलाई से, जहां भिलाई के सुपेला क्षेत्र में चाकूबाजी करने वाले आरोपी के घर में आग लगाने और दहशत फैलाने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन पहले सुपेला थाना इलाके में हुए इस मामले में पुलिस ने कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें 8 तो नाबालिग ही थे। घटना का मास्टरमाइंड आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब कार्यवाही की जा रही है। दरअसल चाकूबाजी के आरोपी के घर को आग के हवाले करने वाले 10 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें दहशत फैलाने वाले मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब बताया जा रहा है कि इसमें नाबालिगों की भी मदद ली थी मुख्य आरोपी ने। और छत्तीसगढ़ में 8 मई से शुरू होगी संविधान बचाओ रैली। बिलासपुर से ये रैली शुरू की जाएगी और सभी जिला मुख्यालयों और विधानसभा क्षेत्रों में ये रैली निकाली जाएगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर अलख जगाएंगे और संविधान बचाने का दम भर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि संविधान बचाओ रैली बिलासपुर की जिला मुख्यालय से होते हुए सभी जिला मुख्यालयों तक जाएगी। विधानसभा क्षेत्रों में ये रैली निकाली जाएगी और कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे और 8 मई से इस संविधान बचाओ रैली की शुरुआत होने वाली है। तैयारियां कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुकम्मल होने का दावा किया जा रहा है और बताया ये भी जा रहा है कि ये संविधान बचाओ रैली सभी जिला मुख्यालयों से विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए जाएगी और कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। और छतरपुर से अगली बड़ी खबर, आंधी में एक मोबाइल टावर के गिरने का मामला सामने आया, जिसका एक लाइव वीडियो भी सामने आया है। राहत की बात यह कही जा सकती है कि इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।